हाँ बच्चा लोग, कल हम बता रहे थे केन्स का सिद्धांत, केंटियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। केंटियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में कल हम बता रहे थे किस तरह फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, किस तरह पूर्ण रोजगार पाया जाता है, उसको एक डायग्राम द्वारा हम बता रहे थे। एक डायग्राम द्वारा बता रहे थे कि किस तरह पूर्ण रोजगार पाया जाता है। उसी डायग्राम को फिर से बनाएंगे, क्योंकि कल समय कम था तो, और कुछ बच्चे नहीं थे, वो भी समझ लें। देखो बेटा, केन्स का कहना था इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले भी इक्विलिब्रियम में आ सकती है, पूर्ण रोजगार से पहले भी संतुलन में आ सकती है। केन्स ने दो बातें बताई, एक एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड जिसको समग्र मांग कहते हैं। समग्र मांग वो होती है जो उत्पादक लोग हैं, जो प्रोड्यूसर लोग हैं, वो आशा करते हैं कि हमें जो है इससे कितना बेचने से पैसा मिलेगा, सेल से कितना पैसा मिलेगा, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्यों बेटा प्रतीक्षा, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? सर कि हम बेचने से कितना पैसा मिलेगा। शाबाश। दूसरी तरफ था एग्रीगेट सप्लाई, कि जो सामान हमने बनाया है उसमें कितना पैसा हमारा लगा। ये पूरा वर्ड एग्रीगेट डिमांड प्राइस है, प्राइस आगे लगा हुआ है, कीमत, और पूरा वर्ड ये एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, कि हमने जितना पैसा लगाया है वो कितना लगा है, यानी कॉस्ट कितनी है, लागत कितनी है। अंकिता, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का मतलब बेटा? कि हमने कितना लागत लगाया है। हाँ शाबाश बेटा। क्यों बेटा काजल, जो पैसा हमने लगाया है वो मिल जाना चाहिए कि नहीं? यस सर, उसके इक्वल होना चाहिए या ज्यादा भी हो सकता वो है। मिल जाना, जितना पैसा हमने लगाया है वो डिमांड द्वारा मिल जाना चाहिए, मांग द्वारा मिल जाए। रश्मि बेटे, जितने पैसे हमने लगाए हैं वो मिल जाने चाहिए कि नहीं? मिल जानी चाहिए। हाँ, नहीं तो हम उत्पादन ही छोड़ देंगे, हमारा नुकसान होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस मतलब कॉस्ट है। क्या है? कॉस्ट। अब एक डायग्राम द्वारा केन्स के रोजगार सिद्धांत को बताएंगे, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को। सुष्मिता बेटा, जी सर। एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या होती है, समग्र मांग मूल्य क्या होता है बच्चा? एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या होती है? नहीं पता सर। हाँ, ये है कि हम जो माल बनाए हैं, जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया है, उसको बेचने से कितना अमाउंट मिलेगा, कितनी सेल मिलेगी, उसको एग्रीगेट डिमांड प्राइस कहते हैं। कि सेल से कितना पैसा मिलेगा, हमारा होप, हमारा विश्वास कि कितना पैसा सेल से आएगा। क्या हुआ सुष्मिता, एग्रीगेट डिमांड प्राइस का मतलब? सर की सेल से हमें कितना पैसा मिलेगा। हाँ। दूसरी तरफ है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, कि हमने कितना पैसा लगाया है, बनाने में कितना खर्च किया है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। तो क्यों बेटा आयुषी, जितना पैसा लगाया है वो मिल जाना चाहिए कि नहीं? वो पैसा हमें मिल जाना चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान होगा। अब ये है एग्रीगेट डिमांड, कि जो हम बेचेंगे उससे कितना मिलेगा, कितने की आशा करते हो, ये है एग्रीगेट डिमांड प्राइस।
अगर हमने 10 लेबर लगाए तो 50 कुंटल गेहूं पैदा हुआ और उससे हमें 500 रुपए मिलने की उम्मीद है कि बेचने से 500 मिलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 10 लेबर और बढ़ा दिए, 20 लेबर कर दिए। कितने लेबर कर दिए? 20 मजदूर। लेबर मतलब मजदूर। और उन्होंने 80 कुंटल बनाया गेहूं और हमने उम्मीद की कि 1200 में मिल जाएगी। ये एग्रीगेट डिमांड है कि हमें कितना पैसा सेल से मिलेगा। ये एग्रीगेट। स्मृति, एग्रीगेट डिमांड क्या है बच्चा? सर हम जो प्रोड्यूसर होते हैं जब वो कोई गुड्स बनाते हैं तो वो होप रखते हैं कि वो जो गुड्स बनाए हैं वो गुड्स सेल हो जाए और उससे उन्हें कितना पैसा मिले, प्रॉफिट का सोचते हैं। कितना मिलेगा अनुमान। वेरी गुड स्मृति। रश्मि, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बेटा? वस्तु को समग्र बेचने में मांग कितना क्या हो, पैसा मिले? कितना बेचने पे मिलेगा। वेरी गुड। ये होती है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड ये होती है। ठीक है, दिव्यांशी बेटा, एग्रीगेट डिमांड वो होती है कि हम अगर माल बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। जो माल हमने बनाया है, जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, उससे कितना अमाउंट हमें मिलेगा, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, या एक तरीके से सेल कहते हैं, बिक्री कहते हैं। खुशी, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? सर वो जो प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए हैं उसको बेचने पे कितना पैसा मिलेगा, उसका जो एजम्पशन होता है उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड प्राइस बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का इस तरीके से होता है, जैसे जैसे लेबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा सामान बढ़ेगा और वो बिकेगा तो ज्यादा अमाउंट आएगा, ज्यादा पैसा आएगा। 10 लेबर लगाए, 50 कुंटल गेहूं बना और 500 रुपए मिल गए सेल से। हमने होप किया कि मिल जाएगा। फिर हमने 20 लेबर लगाए, 20 मजदूर लगाए, 80 कुंटल बना और 1200 मिल गए। इतना नहीं मिलता तो ये एडीपी से नीचे हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नीचे हो जाएगा। हेलो बेटा दिव्यांशी, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? समग्र मांग। सर हमारी इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी डिमांड को मेजरमेंट जो किया जाता है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। हाँ, टोटल कितना फिनिश गुड्स अमाउंट एंड मिलेगा? सर्विसेज, फिनिश गुड्स एंड वेरी गुड। सर्विसेज। गुड्स एंड, शाबाश बेटा, सर्विसेज वर्ड का यूज किया तुमने। हेलो बच्चा काजल, व्हाट इज सर्विसेज? तो जैसे कि सर टेंजिबल गुड्स होते हैं और कुछ नॉन टेंजिबल होते हैं, तो सर्विसेज जो होते हैं नॉन टेंजिबल गुड्स होते हैं सर, जैसे टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब। हाँ, शाबाश, सब बच्चों को मालूम पड़ जाए। सर एक बार टैंजिबल और नॉन टैंजिबल गुड्स का मतलब एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कहने का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिसको हम छू न सके। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं, अब हमारे मुंह से आवाज निकल रही है, उस आवाज को आप छू नहीं सकते, तो ये सर्विसेज हैं। हम पढ़ा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, दे रहे हैं, उससे हमें पैसा मिलेगा। तो ये एक तरीके से इनविजिबल भी कहेंगे या टैंजिबल भी कहेंगे। सर फॉरेन वाले होते हैं, हमारे यहाँ के लोग सर्विस देते हैं वहाँ पे, हाँ, तो वो भी तो सर अपने इंक्लूड होता होगा ना अपने। हाँ बिल्कुल होता, बिल्कुल होता, हमारा एक्सपोर्ट कहलाएगा। हाँ, तो ये हो गई एडीपी। अब एएसपी क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होती है? जो माल हमने बनाया है, जो हमारे प्रोड्यूसर ने बनाया है, उस पर पैसा खर्च किया होगा, लेबर को दिया होगा। हम मान लें लेबर ही है, लेबर को दिया, तो उतना पैसा पाना चाहिए, मिल जाए। क्यों दिव्यांशी, उतना पैसा पाना चाहेगा कि नहीं? वो यस सर। जो पैसा लगा है उतना पाना चाहेगा। अब ये बताओ, अगर लेबर बढ़ाते जाएंगे
तो पैसा ज्यादा लगेगा समर्थ की कम लगेगा? ज्यादा लगेगा, मतलब कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई कर भी ऐसा ही होता है, और ये ऊपर जाके सीधा हो जाता है ASP। सर उसी हिसाब से फिर हमारा मतलब ये जैसे 80 है आगे जाके 120। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। तो हम एब्सोल्यूट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, निरपेक्ष की, सापेक्ष की नहीं कर रहे। हाँ, अब बेटा हमने 10 लेबर लगाए, कितने लेबर लगाए? 10, और उन्होंने 50 कुंटल पैदा किया गेहूं, और उनको हमने मजदूरी दी 300 रुपए। तो ये हमारी कॉस्ट हो गई। क्या होगी? कॉस्ट। क्यों बेटा अंकिता, ये 300 हमको पाना जरूरी है कि नहीं? है सर। शाबाश, वेरी गुड। अब हमने लेबर और बढ़ा दिए, 20 लेबर कर दिए, और उन्होंने 80 कुंटल बना के दिया माल, 80 क्विंटल क्वांटिटी गुड्स बना के दी, और उनको वेजेस हमने दी 800 रुपया। हेलो बेटा रश्मि, ये 800 हम पाना चाहेंगे कि नहीं? पाना चाहेंगे। यहाँ के दोनों फिगर क्या बता? 50 कुंटल प्रोडक्शन हो रहा है, 300 हम मजदूरी दे रहे हैं, और वही हम बेचने के लिए सोच रहे हैं कि ये 10 लेबर से जो 50 कुंटल बना है, इससे हमें 500 मिल जाना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि 500 हमें कम से कम मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको 300 लाना ही पड़ेगा, वरना नुकसान हो जाएगा। हाँ 300 तो चाहिए ही चाहिए, 300 अब समझ में आ गया, 300 तो हमें चाहिए चाहिए। दिव्यांशी, मिनिमम 300 चाहिए कि नहीं, अगर हम केवल 10 लेबर लगा के 50 कुंटल बनाए? यस सर। ये 300 हमें चाहिए। अब हमने 20 लेबर कर दिया, 80 कुंटल बना, हम चाह रहे हैं कि 1200 हमें मिल जाएगा, अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हमने इसमें 800 रुपया वेजेस दी है, तो हमें कम से कम 800 मजदूरी मिल जानी। सुमित क्लियर? अब बच्चा लोग बताओ, एग्रीगेट सप्लाई कर एक पॉइंट ई के बाद वर्टिकल क्यों हो जाता है, अनुलंब ने बताया ना, कोई बताए क्यों क्योंकि वर्टिकल हो सर जाता है? सबको रोजगार मिल क्योंकि जाता सर है, सबको सब रोजगार लेबर फुल को एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं हो मिलता। गया है। हाँ वेरी गुड, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। जो बच्चे कल नहीं थे वो समझ ले, एक लेवल हो गया। मान लो इकोनॉमी में कुल 50 लेबर है, देश में कुल 50 लेबर है, तो इसके आगे लेबर मिलेगी ही नहीं, तो कुछ बढ़ेगा ही नहीं, तो इसलिए ये वर्टिकल हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ा दे, 50 यहाँ पे कर देते, 50 कुल लेबर ही है और सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। क्यों बेटा लक्ष्मी, क्यों ये वर्टिकल हो जाता है, अनुलंब क्यों हो जाता है? दिव्यांशी, ये वर्टिकल क्यों हो जाता है? सर इकोनॉमी में फुल अनुलंब क्यों हो एम्प्लॉयमेंट जाता है? है, फुल फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। हाँ रश्मि, समझ लो सारे लोगों को रोजगार मिल गया, काम मिल गया, अब कोई बेकार बैठा ही नहीं है, तो उसको हम कहाँ से पकड़ के लाएंगे, बेकार कोई है ही नहीं, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई एग्रीगेट डिमांड, ये हो गई एग्रीगेट सप्लाई। केल्स कहते थे इक्विलिब्रियम में एडीपी इक्वल टू एएसपी, एग्रीगेट डिमांड प्राइस समग्र मांग मूल्य बराबर समग्र पूर्ति मूल्य। जितना हम पाने की उम्मीद कर रहे हैं और जितना हम लगा चुके, दोनों एक बराबर होने चाहिए। जो हम मतलब जो हम लगा चुके हैं कम से कम उतना तो हमें मिल जाना चाहिए। अब दिव्यांशी बताओ, अगर हमने 800 रुपए लगाए हैं और 800 ही पाना चाह रहे हैं, तब इक्विलिब्रियम होगा, तो क्या फायदा होगा दिव्यांशी? सर प्रॉफिट नहीं होगा। खबर और कोई बताओ, काजल बताओ, प्रॉफिट होगा कि नहीं?
नो सर, ये इसमें छोटी प्रॉफिट छोटी बातें हैं जो IAS PCS से पूछी जाती हैं। आयुषी बताओ प्रॉफिट होगा कि नहीं? हम बताते हैं जो हमारी कॉस्ट होती है, जो हमारी लागत होती है, उसमें वेजेस होती हैं। वेजेस मतलब जो मजदूरों को दे रहे हैं, मजदूरी प्लस रेंट होता है, किराया जो दे रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज पे पैसा हमने लिया है उसका ब्याज, प्लस होता है प्रॉफिट। थोड़ा प्रॉफिट इसमें इंक्लूड रहता है कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड। तो यहाँ पे जो 800 मिल रहा है, जो 800 हमारी कॉस्ट है, जो 800 ये कॉस्ट है, इसमें कम से कम या थोड़ा बहुत 50 रुपया प्रॉफिट इंक्लूड है, 50 रुपया लाभ इसमें इंक्लूड है। तो अगर दोनों बराबर हो गए तो भी हमें 50 मिल रहा है। नहीं समझे? यस सर, 800 यस हम सर। पाना चाह रहे हैं और 800 हमारी कॉस्ट है, और कॉस्ट में हमने 50 रुपया पहले से ही जोड़ रखा है प्रॉफिट का, तो हमें 50 मिल रहा है ना 700 में। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है? लेकिन सर इसके बाद अगली बार अगर किसी चीज को उपयोग करेगा, तो जैसे मान लीजिए गेहूं उत्पादन कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ कहाँ से खरीद पाएगा अगर प्रॉफिट नहीं होगा, एक्स्ट्रा जब नहीं होगा? तो हो रहा है ना, 50 हो रहा है ना। नहीं मतलब जैसे और भी आपका हो जाता है। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, 50 हो सकता है 100 होता हो, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 50 उसका नॉर्मल प्रॉफिट है। रश्मि, कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड है कि नहीं? इंक्लूड है। हाँ, शाबाश। तो कभी ये मत सोचना कि कोई प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट है। दिव्यांशी, कॉस्ट यस में सर, प्रॉफिट है कि नहीं इंक्लूड? यस सर, इंक्लूड है। शिप्रा, प्रॉफिट कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड है कि नहीं? यस सर, इंक्लूड है। हेलो बेटा। स्मृति, कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड है कि नहीं? हाँ सर, इंक्लूड है सर, क्योंकि कॉस्ट में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सर सब मिला रहता है। शाबाश बेटा स्मृति। अब हम इसको डायग्राम द्वारा दिखाएंगे। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, रोजगार सिद्धांत। देखो बेटा लोग, सर हाँ बेटा। सर मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन हुई थी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड प्राइस में कोई डिफरेंस होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। कौन बोल रही हो बेटा? सर दिव्यांशी। दिव्यांशी बेटा देखो, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? इकोनॉमी की होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जितना यस फैमिली साइड, परिवार क्षेत्र कंज्यूम कर रहा है, जैसे या कपड़ा पहन रहा है, ब्रेड खा रहा है, आटा ले रहा है, चावल ले रहा है, दाल, वो कंजम्पशन हो गया। प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, फिर से प्रॉफिट कमाने के लिए मशीनें लगा रहा है, बीज खरीद रहा है। तो ये तो हो गई इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गई इकोनॉमी की? जितना प्रोडक्शन हुआ है। उसमें हमने कितनी लगाना दिया है और आप बोलो बेटा, क्या पूछ रही हो? सर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड प्राइस। हाँ, वही बताने जा रहे हैं, पहले इन दोनों को क्लियर कर रहे हैं, है? ओके। एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, कितना खर्च किया जा रहा है, कितने का डिमांड है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का मिला के। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? टोटल प्रोडक्शन। मान लो हमारा 100 कुंटल गेहूं बना है, यही तो टोटल प्रोडक्शन है, और ये 100 कुंटल गेहूं का दाम है 1000 रुपए। अब ये 1000 मिला किसको? लेबर को, कैपिटलिस्ट को, लैंडलॉर्ड को और इंटरप्रेन्योर को। मान लो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेबर को 400 मिला, कैपिटलिस्ट को 300 मिला, लैंडलॉर्ड को 100 मिला और 200 इंटरप्रेन्योर को मिला। समझ में आया दिव्यांशी? ये 1000 रुपया कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ?
यस सर। अब 1000 मिल गया। अब या तो हम प्रोडक्शन जोड़े और उसकी वैल्यू जोड़े, तब एग्रीगेट सप्लाई पा जाएंगे। या एक तरीका और है कि ये जो 1000 रुपया इन लोगों को मिला, ये लोग क्या करेंगे इस 1000 को? अगर 1000 इनकम है, कंज्यूम करेंगे, तो इसमें कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ सेविंग करेंगे। मान लो Saving. 700 कंज्यूम किया और 300 सेविंग। सेविंग। 700 उपभोग किया, 300 सेविंग। तो इसको 1000 भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिख सकते हैं, 700 प्लस 300। कोई फर्क पड़ेगा रश्मि अगर 1000 लिखे या 700 धन 300? नो सर। शाबाश। अंकिता, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को हम C+S लिखते हैं। ये एक्चुअल मेजरमेंट है, कितना डिमांड है गुड्स का, गुड्स की प्राइस वैल्यू का। इसमें हम होप नहीं कर रहे हैं कि कितना मिलेगा, ये कितनी एक्चुअल डिमांड है और कितनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, कितने का प्रोडक्शन है। जहां हम एडीपी की बात करते हैं तो एडीपी है कि हम कितना पाएंगे, होप में है। होप में है। और एएसपी क्या है कि हमारी कॉस्ट कम से कम मिल जाए, हमारी कॉस्ट कम से कम मिल जाए। यहाँ पर लॉस हो सकता है, इसमें एडीएस में लॉस हो सकता है, एडीपी एसपी में लॉस नहीं हो सकता। हाँ, समझ में आया दिव्यांशी? डिफरेंस बिटवीन एडी एंड एएस एंड एएसपी एंड एडीपी। यस। क्यों बेटा? काजल, समझ में आया समग्र मांग मूल्य और समग्र पूर्ति मूल्य में अंतर? यस सर। समग्र मांग एक्चुअल डिमांड है, इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, उसमें ऐसा नहीं है कि कितना हमें मिलेगा। और एडीपी में क्या है कि हम एज्यूम करते हैं कि हमको इतना मिलेगा, बनाने से पहले ही सोच लेते हैं कितना मिलेगा। सर और ये ASP एजम्पशन पे क्या है? बेस्ड होता है। हाँ बेटा, क्या बोल रही है? शाबाश। एडीपी वाला जो हमारा आप बोल रहे हैं ये हमारे एजम्पशन पे बेस्ड होता है। हाँ, एजम्पशन पे बेस होता है। शाबाश, कितना एज्यूम करते हैं हम। चलो, अब आते हैं हम, दोनों अलग हैं, एडी और एडीपी अलग है। अब आते हैं केन्स के सिद्धांत पे एक डायग्राम द्वारा। ये हमारा एडीपी है, एडीपी, और ये हमारा एएसपी है, समग्र पूर्ति मूल्य। ठीक, ये दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां इक्विलिब्रियम हो गया। ये पॉइंट काहे का है स्मृति? सर संतुलन का है, एडीपी और एएसपी जहाँ पर संतुलन का। शाबाश शिबड़ा, ये पॉइंट काहे का है? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, संतुलन का है। रस पॉइंट काहे का है? तुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु है, ये संतुलन हो गया। अब देखो यहां ध्यान देना, इस संतुलन स्तर पे 80 लेबर को काम मिला है, 80 मजदूरों को काम मिला है। मान लो इंडिया ही है, हमारे इंडिया में कुल 100 लेबर है, हम मान लें कुल 100 लेबर है और संतुलन पे 80 को मिला काम, तो क्या सबको काम मिला? नहीं, नो सर। सुष्मिता, सबको काम मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर। नहीं मिला। कितने लोग बेकार बैठे, अनएम्प्लॉयमेंट? दिव्यांशी, कितने लोग 20 अनएम्प्लॉयड हैं? 20 20 लोग। तो ये बात केन्स ने बताई कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, भले लोग बेकार भी रहे, भले लोग बेकार। जबकि क्लासिकल क्या कहते थे, जब इक्विलिब्रियम होगा तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई शोज द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यही अंतर है केन्स और। क्यों केन्स ने ऐसा कहा कि मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगी लेकिन फिर भी लोग बेरोजगार रहेंगे?
तो क्योंकि उनके सामने परिस्थिति आई थी, सिचुएशन आई थी 1930 में, डिफ्लेशन आ गया था, मंदी आ गई थी, माल बिक नहीं रहा था, अर्थव्यवस्था संतुलन में भी कहीं आ रही थी और माल बिक भी नहीं रहा था और लोग बेरोजगार भी हो गए। ये क्यों हुआ था 1930 की मंदी, कोई बताए? 1930 में डिफ्लेशन क्यों आया? सर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। नहीं सर, स्टॉक क्यों बढ़ा? मार्केट क्रैश कर गया था सर, न्यूयॉर्क में जो स्टॉक था, मार्केट क्रैश कर गया था। और क्या रीजन था? वर्ल्ड वॉर भी एक युद्ध, शाबाश बेटा, समर्थ, वार हो गया था, युद्ध हो गया था, विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। सेकंड भी चालू था 1939। और दूसरा क्या हुआ था, कुछ देशों की इकोनॉमी तहस नहस हो गई, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अगर वो पहले एक कोई करेंसी है, येन है, मान लो येन में 10 कुंटल गेहूं खरीदते थे, तो अब एक येन में उनको 1 कुंटल गेहूं भी नहीं मिल रहा था, इतनी बुरी हाल हो गई थी। तो इसलिए वर्ल्ड लेवल पे डिफ्लेशन आ गया, वर्ल्ड लेवल पे डिफ्लेशन आ गया। अब डिफ्लेशन तो आ गया, चलो अब केन्स ने कहा कि हमें पूर्ण रोजगार पाना है, सभी को रोजगार देना है। रश्मि, केन्स ने क्या कहा? सभी को पूर्ण रोजगार देना है। सुष्मिता, केन्स ने क्या कहा? सबको फुल एम्प्लॉयमेंट देना है सर। अब कैसे दिया जाएगा ये भी बताया, किसने बताया? केन्स ने। केन्स ने कहा गवर्नमेंट का इंटरफेयर जरूरी है, गवर्नमेंट का रोल जरूरी है। क्लासिकल कहते थे गवर्नमेंट के रोल की जरूरत नहीं है, अपने आप इकोनॉमी एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा बच्चा लोग, लिंक खत्म हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना, क्लास चलेगी, फिर से ज्वाइन कर लेना। तो केन्स ने कहा कि इकोनॉमी जो है बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट के भी आ जाएगी और गवर्नमेंट का इंटरफेयर जरूरी है। हम होम्योपैथी दवा पे नहीं चलेंगे कि चलता रहे 10 साल, पता नहीं कब बीमारी जाएगी। क्लासिकल कहते थे कि अपने आप चली जाएगी 10 साल में। केन्स ने कहा 10 साल में तो मर सकते हैं, वी विल डाई। हमें जरूरत है क्विक एक्शन की, क्विक में एक्शन की, शॉर्ट क्लासिकल लॉन्ग टर्म के थे और फिर शॉर्ट टर्म के। क्यों बेटा अंकिता, क्लासिकल लॉन्ग टर्म के थे और केन्स शॉर्ट टर्म के, सही बात है? यस सर। क्लासिकल दीर्घकाल के थे और केन्स अल्पकाल के। दिव्यांशी, क्लासिकल शॉर्ट रन के थे कि लॉन्ग रन के? लॉन्ग रन सर। अब तो उन्होंने कहा बैठ नहीं सकते, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। हाँ, इंक्लूड वही कर सकती है, पूंजीपति कभी करेगा नहीं कि सबका कल्याण हो, नहीं समझे, वो अपना देखेगा। तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा गवर्नमेंट को एडीपी बढ़ानी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड प्राइस बढ़ानी चाहिए। अब बढ़ेगी कैसे? उन्होंने कहा गवर्नमेंट को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वायत्त विनियोग, मतलब एक मुश्त पैसा लगा दो, 50 करोड़ 100 करोड़, लोगों को काम दे दो और लोग काम करेंगे, उनकी इनकम होगी और वो डिमांड करेंगे। ऐसा क्लासिकल यही कहते थे ना कि गवर्नमेंट अगर ऐसा पैसा देगी तो लोगों का पैसा आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। हाँ हाँ, क्लासिकल कहते थे ज्यादा पैसा वो सेव करने लग जाए, वो खर्च नहीं करेंगे। अब एडीपी बढ़ाने की बात किसने कही? केन्स ने। केन्स का कहना था कि एडीपी बढ़ेगी तो लोग खर्च करेंगे। अभी कोरोना में क्या हुआ, सारी इकोनॉमियां ध्वस्त हो गई थी, बेकार हो गई थी, कोई काम नहीं चल रहा था, लोग अपने अपने घरों में दुबक के बैठे थे,
किसी के पास खाने को पैसा नहीं, न रोजगार, बेरोजगारी भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी था। तो क्या किया, अमेरिका ने 1-1 लाख रुपया एक एक परिवार को दिया मंथली कि खर्च करो। ब्रिटेन ने 80-80 हजार दिया। पाउंड की वैल्यू जो भी हो, हम रुपीज में काउंट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 60,500 रुपए हर परिवार को दिया कि आप खर्च कीजिए, आप लोग भूखे हैं, अपना खर्च कीजिए और इकोनॉमी आगे आएगी। हमारी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी नहीं स्वीकारी। हमारी गवर्नमेंट ने कहा हम लोन देंगे, फ्री का पैसा नहीं देंगे। कुछ दिया, 500 करके 3 किस्त दी, ज्यादा नहीं दी, गल्ला थोड़ा बहुत दे दिया। तो अब हम एडीपी बढ़ाने का मतलब है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ऑटोनॉमस स्वायत्त विनियोग बढ़ाना, स्वायत्त विनियोग जो सरकार करती है। अब बच्चा लोग, स्वायत्त विनियोग के साथ केन्स ने एक नई कंसेप्ट दी, मल्टीप्लायर, गुणक। क्या दिया, गुणक, मल्टीप्लायर। उन्होंने कहा गवर्नमेंट जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करेगी तो मल्टीप्लायर अप्लाई कर जाएगा और इनकम को कई गुना बढ़ा देगा। यहां हम क्या देख रहे हैं, 1,000 रुपया सरकार ने खर्च किया रोड बनाने पे, तो हम लोग यही सोचेंगे कि 1,000 रुपया लोगों की आय हो गई, लोगों की इनकम कितनी हो गई। लेकिन केन्स इतना नहीं सोचते थे। वो कहते थे अगर 1,000 रुपया गवर्नमेंट ने खर्च किया तो लोगों की आय 10,000 हो जाएगी। कैसे होगी अभी समझाते हैं। क्या कहते थे रश्मि केन्स, अगर 1,000 इनकम है, 1,000 इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है, तो लोगों की आय कितनी हो जाएगी। सर समझ में 10,000 नहीं हो जाएगी। हाँ, फिर से समझ लो बेटा। जैसे मान लो सरकार ने 1,000 रुपया मजदूरों को दिया, लेबर्स को दिया, क्या हुआ बेटा। आपकी तो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। हाँ, सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, भी वीडियो चल रहा है बेटा, थोड़ा 1 मिनट कर रहे हैं बेटा। यही बीच में डिस्टर्ब कर देता है कभी कभी, नेटवर्क इस समय बिजी हो जाता है ना हर तरफ का। हाँ सभी, रात तो रात में होता है 10 बजे के बाद तो 1-1:30 बजे। अच्छा, बहुत स्लो। कल तो ऐसा हुआ था कि रात में 3 बजे के आसपास व्हाट्सएप वो हो गया। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम शायद वो थी, व्हाट्सएप की प्रॉब्लम थी। देखो बेटा, जब तक वीडियो चालू हो तब तक ओरली समझते रहो। जैसे रश्मि पूछ रही है कि कैसे हुआ 1,000 से 10,000, हमारा कहने का मतलब है, कनेक्ट करते हैं। हो गया बेटा। हमारा कहने का मतलब है सरकार ने 1,000 रुपया मजदूरों को दिया कि तुम लोग सड़क बनाओ। किसको दिया, लेबर को 1,000। तो लेबर को 1,000 मिला, मतलब इनकम उनकी 1,000 हुई।
कितनी इनकम हुई रश्मि लेबर की? 1000। 1000। अब सोचो थोड़ी देर के लिए, 1000 नहीं हुई, वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? जैसे उन्होंने किसी को 1000 रुपए दे दिया, वो अपना कुछ ना कुछ काम करवाएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और काम करवाएगा तो फिर उसको कुछ ना कुछ देगा, उसका जो भी हो। अब चालू हो गया, चालू हो गया। नहीं, काम नहीं करवाएगा, हम बता रहे हैं। देखो बेटा, 1000 रुपया लेबर को दिया गया, 1000 रुपया लेबर को दिया गया। लेबर की इनकम 1000 हो गई, आय 1000 हो गई। अब 1000 में कुछ खर्च करेगा कि नहीं लेबर? करेगा। मान लो हम मानते हैं कि वो 80% खर्च करता है, अपनी इनकम का 80%। ये जो खर्च करता है इसको वर्ड दिया, नाम दिया एमपीसी। केन्स ने क्या नाम दिया? एमपीसी, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, कितना खर्च करेगा। और केन्स ने यह भी माना, ये 80% अगर राम कर रहा है तो लक्ष्मण भी 80% कर रहा है, दिनेश भी 80% कर रहा है। और अगर 2019 में भी 80% खर्च हो रहा है तो 2020 में भी 80, पूरे साल भर वही रहे। 2019 में हो रहा है तो 2019 की जुलाई में भी, सितंबर में भी 80% है, कांस्टेंट है। नहीं होगा, बढ़ेगा ही, मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, ऐसा उन्होंने एज्यूम किया कि एक साल में वो उतना ही रहेगा। क्या एज्यूम किया दिव्यांशी? क्या एज्यूम किया अंकिता? कि इक्वल रहेगा। 2021 में 80 खर्च कर रहे हैं तो 2022 में भी उतना ही रहे। हाँ, उतना ही 80 खर्च करेगा तो 80% करेगा। तो इस तरीके, रश्मि कितना खर्च कर रहा है 1000 में? 80%। दिव्यांशी, 1000 का 80% कितना होता है? 800 सर। 800। अब उस लेबर ने 800 खर्च किया, कितना खर्च किया? अब हम मान लेते हैं 800 का उसने कपड़ा खरीदा। खरीदा तो कई सामान होगा, हम सिंपल सरलता के लिए मान लेते हैं क्लॉथ खरीदा। क्या खरीदा है स्मृति? सर कपड़े खरीदे। कपड़ा खरीदा। अब ये कपड़ा का पैसा जो आया, ये किसकी इनकम हो गई? खरीदने पे शॉपकीपर की। लेबर ने, हाँ, जो सेलर था, क्लोथ सेलर। दुकानदार जो है, सेलर, शॉपकीपर। दुकानदार की इनकम हो गई। भाई लेबर लोग गए दुकानदार के यहाँ, 800 का कपड़ा लिया, वो पैसा कपड़े वाले के पास गया, उसकी इनकम हो गई। तो पहले इनकम थी लेबर की, मजदूरों की 1000, अब कपड़े वाले की भी हो गई इनकम, हो गई 800। कितनी हो गई?